राधे राधे श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, मैं कौन हूं, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। और प्रथम एपिसोड में संक्षेप में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि सर्वप्रथम अपने आप को, खुद को जानना है। तभी हम अपनी क्षमताओं का परीक्षण कर पाएंगे और उस निर्णय के आधार पर ही हम अपना लक्ष्य चुन पाएंगे और लक्ष्य प्राप्ति है तो उस मार्ग पर अपन अग्रसर हो पाएंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है कि मैं कौन हूं, तो इसमें आज हम लेंगे कि सृष्टि की सबसे विलक्षण जो उत्पत्ति है, यानी ईश्वर का सबसे बड़ी विलक्षण जो कृति है वो मानव है। तो मानव यानी ह्यूमन बीइंग्स, उसमें हम सभी शामिल हैं। तो उसकी क्षमता का हम थोड़ा सा आकलन करेंगे कि मानव का ये जो शरीर है, जिसमें इसके दो भाग हैं, एक इसके कार्य प्रणाली यानी जो मूवमेंट्स होती है, हाथ पांव इत्यादि सब चीजों की, और दूसरा इसका क्या नाम बौद्धिक पक्ष है। तो बौद्धिक पक्ष में आपका पूरा नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क यानी ब्रेन तो ये शामिल होता है। तो इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन और उन क्षमताओं को मतलब परखने का अपन कोशिश करेंगे। तो आप रिसर्च करिए गूगल पर, आपको पता लगेगा कि जितने भी इस संसार में जीव हैं उनको दो भागों में बांटेंगे अपन। एक है जीव विज्ञान, जंतु जंतु विज्ञान यानी बायोलॉजी। दूसरी है पादप विज्ञान यानी बॉटनी। और जंतु विज्ञान में सबसे ऊपर की कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण जो प्राणी है उनमें आते हैं मैमल्स, स्तनधारी। उसमें फिर प्राइमेट्स और एक नंबर पे, और दूसरे नंबर पर जो बाकी मैमल्स हैं। प्राइमेट्स में वो है जिसमें सबसे ऊपर है मानव, यानी जो भी उसका वैज्ञानिक नाम है ह्यूमन बीइंग्स, हम जैसे। उसके बाद में डीएनए के हिसाब से चिंपांजी अपने सबसे नजदीक है, फिर जो और जो वानर प्रजाति है, और फिर अंत में इस प्रकार से घटते हुए चूहा, कुत्ते, बिल्ली इत्यादि, हाथी वगैरह सारे के सारे शामिल है। तो प्राइमेट्स का थोड़ा जो मस्तिष्क है वो अलग प्रकार का होता है, बहुत ज्यादा विकसित होता है। उसमें न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर और न्यूरॉन्स की संख्या, जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है, वो उसका सेटअप थोड़ा अलग होता है। और बाकी जो मैमल्स हैं, जैसे हाथी हो गया सबसे बड़ा मान लो, आप व्हेल मान लो, बाकी और छोटे जो मैमल्स हैं उनका थोड़ा सा अलग प्रकार का। तो सबसे पहले मानव मस्तिष्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इंटरनेट पर सारा उपलब्ध है, आप सर्च करना। तो मानव मस्तिष्क में जो औसत न्यूरॉन्स की जो संख्या है वो है 86 बिलियन के लगभग। 77-78 से लेकर 99 बिलियन तक मानव के मस्तिष्क में जो मस्तिष्क जो कोशिका है उसको न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन्स की संख्या है। और उसके बाद में निकटतम फिर चिंपांजी पड़ता है। तो चिंपांजी कहाँ अपने 86 है, उसकी 33 क्या नाम उसका बिलियन उसके वो है। और बाकी नॉन प्राइमेट्स में जो जीव जंतु है, मैमल्स वगैरह, और आप छोटे देखे तो केंचुआ जैसे कि उसमें करीब 350 न्यूरॉन्स के बराबर होता है। तो ये जो न्यूरॉन्स है ये मानव मस्तिष्क यानी जो बुद्धि है उसकी विलक्षणता, उसकी क्षमता और उसको मतलब क्या प्रभावित करती है, किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो अपन यहाँ पर केवल मानव मस्तिष्क की बात, बाकी कोई दृष्टि की नहीं है। तो मानव मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है
वो पूरी तरह से कंप्यूटर से संबंधित है। फिर कंप्यूटर के समकक्ष एकदम। कंप्यूटर का आजकल सभी को ज्ञान है, जो मोबाइल हाथ में रखते हैं वो सब परिचित है, इंटरनेट से जान जाते हैं कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स हैं, उसके हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है इत्यादि। तो कंप्यूटर के मुख्य रूप से अपन 3 भाग मान सकते हैं। एक जो डाटा रिसीविंग यूनिट है, जैसे कंप्यूटर में अपन ने इंटरनेट से कोई सिग्नल आ रहा है, डाटा आ रहा है, वो भी उसमें शामिल है। कीबोर्ड से जो अपन कमांड देते हैं वो भी उसमें शामिल है। बाकी कोई सीडी वीडी जो भी आप समझते हो, ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो। नंबर 1। नंबर 2, जो उसकी पहले इसका अपन जो कंप्यूटर में जो डाटा रिसीविंग जो यूनिट है, उससे हम मानव की जो डाटा रिसीविंग जो पार्ट यूनिट है, उसमें अपन ज्ञानेंद्रियां उसके समकक्ष है। ज्ञानेंद्रियों में आंख है, नाक है, कान, ये 3 तो अपने माथे पे यानी हेड में है। बाकी त्वचा है और चौथी जीवा, वो भी आपके यहाँ है। तो इनके जो कार्य प्रणाली वो सबको मालूम है। स्पर्श है, त्वचा का काम स्पर्श है, तो ठंडा, गर्मा, नुकीला, इस प्रकार के जो अनुभव अपने जो सिग्नल है तो वो अपने मस्तिष्क में पहुंचते हैं। इसी स्वाद से संबंधित है, वो जो जीव से संबंधित हो गया। सुगंध है, वो जो आपके नासिका से संबंधित है। और सुगंध और स्वाद ये एक दूसरे की ज्यादा निकट है। इनकी जो सेंसेशन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल है दोनों की। और तीसरी है दृष्टि। दृष्टि अपनी आंखों से देखते हैं। कान है, वो साउंड से संबंधित है। दृष्टि है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी प्रकाश से संबंधित है। तो ये सभी आपकी डाटा रिसीविंग यूनिट है। दूसरी जो यूनिट है कंप्यूटर की, वो है उसका मदरबोर्ड। वहां पर पूरे डाटा स्टोर होते हैं और उसका प्रोसेसिंग होती है और वो रिजल्ट बनाता है, निष्कर्ष बनाता है। वो रिजल्ट फिर हम कंप्यूटर में तो डिस्प्ले के द्वारा, वॉइस के द्वारा आउटपुट सिग्नल किसी को ट्रांसमिट करना हो, मैसेज वगैरह, वो और क्या नाम सीडी वगैरह में अपन ट्रांसफर कर लेते हैं, वो है। और मानव में उससे संबंधित जो है डाटा प्रोसेसिंग यूनिट वो मस्तिष्क है। और उसके बाद में जो रिजल्ट है वो मुंह के द्वारा बोल के या प्रतिक्रिया के द्वारा या हाथ से कुछ लिख के या हाथ से पैरों से कुछ काम करके उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। तो बिल्कुल दोनों का एक समतुल्य है। तो जो मैंने बात की थी कि मानव के मस्तिष्क में 86 बिलियन जो न्यूरॉन्स हैं, उनका क्या महत्व है। तो कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड के अंदर की जो संरचना है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर है, डायोड है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है इत्यादि। उनको फिर वो अपन मैकेनिकल रूप से बहुत ही छोटी चिप में उनको अपन बना देते हैं, जो फोटोलिथिक प्रोसेस होता है आईसी बनाने की प्रक्रिया। तो उदाहरण के लिए एक नाखून जो सबसे छोटी अंगुली है, उसके नाखून की जो क्या नाम आकृति है, उसमें तो आपको बहुत से बड़ा कंप्यूटर की मदरबोर्ड उसमें आ जाता है। मतलब उतनी छोटी संरचना में बहुत ही माइन्यूट अंदर जो है, जो उसके जो पुर्जे हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह, आईसी वगैरह जो उसके अंदर है, वो सूक्ष्म दृश्यों से देखने पड़ते हैं। बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। तो जो मोटे रूप से जो स्टोरेज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल यानी इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में होता है, जिसको अपन बिट बोलते हैं। एक बिट है, 1 बिट, 2 बिट, 1000 बिट, बिलियंस, ट्रिलियन, इस प्रकार से उनकी क्षमता होती है। वो टोटल उसकी मेमोरी है। उस मेमोरी में अपन उसका जो हार्डवेयर में जो भी प्रोग्राम अपन देते हैं सॉफ्टवेयर के रूप में, सब जानते हैं आप इन चीजों को। जो भी ऐप अपन डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, एक सॉफ्टवेयर है, वो एक कमांड आती है, प्रोग्राम है वो। तो इसी प्रकार से अब उसकी अपन क्षमता की गणना करें तो बिट्स पर आधारित है सारी चीजें। बिट्स आप संख्या मान लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे कि कोई अपने पास एक कैलकुलेटर है, तो क्या नाम 1 बिट का है, फिर 2 बिट का है, 3 बिट का, ऐसे ज्यादा जल्दी समझेंगे आप। 1 बिट का, 2 बिट का, 3 बिट का, 4 बिट का। तो 1 बिट का जो भी क्या नाम कंप्यूटर है वो कितने प्रकार की कैलकुलेशन करता है, तो इसका फॉर्मूला है फैक्टोरियल बिट की संख्या, यानी फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल क्या है कि जैसे फैक्टोरियल 2 है, तो हम 2 को किससे गुणा करेंगे, संख्या के हिसाब से उल्टा चलेंगे।
2 को 1 से गुणा करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा 2। फैक्टोरियल 3, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे, रिजल्ट क्या हो गया 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, फिर उस 12 को 2 से गुणा करेंगे 24, 24 को 1 से गुणा करेंगे तो 24 ही है, उसका रिजल्ट है 4। फैक्टोरियल 5 क्या है, 5 को 4 से गुणा करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख लो, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 का मतलब 6, फैक्टोरियल 4 का मतलब 12, 24, और फैक्टोरियल का 5 का मतलब 500 के 20, 20 के 60, 60 में 120। इस प्रकार से बढ़ती है ये संख्याएं। तो एक बहुत ही छोटा सा मान लो कि जीव है, कैसे ही मान लो आप, है ना, क्या नाम, उसमें न्यूरॉन्स की संख्या 300 मान लो, फैक्टोरियल 300 का मतलब है 300 को 399 से गुणा, 299 से गुणा करेंगे, 298 उल्टा चलेंगे एक तक, वो जो संख्या बनती है उतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन गए उसके, यानी उतनी प्रकार से वो गुणा भाग करता है। तो उसी पर ही कंप्यूटर की स्पीड वगैरह, उसकी कैपेसिटी, जीबी फिबी जो भी आप समझ रहे हो कंप्यूटर की भाषा में, वो सारी उसी चीज पर निर्भर करती है। अब मानव मस्तिष्क में जो बिट स्टोरेज करने की जो क्षमता है ना, एक बिट है, वो आप एक न्यूरॉन मान लो। हालांकि न्यूरॉन थोड़ी बड़ी चीज है, उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला, लेकिन एक इजिएस्ट में एक बिट मान लो, उसमें जो संख्या है वो जो है न्यूरॉन्स है, वो कितने प्रकार के डाटा स्टोरेज कर सकते हैं, कितने प्रकार की गुणा भाग कर सकते हैं, है ना, उसकी अपन अभी गणना करेंगे। और अब कंप्यूटर में चलो आप, जो कि लोगों ने टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप की है, तो दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी सबसे एफिशिएंट जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर इसको बोलते हैं, उसका नाम है EI कैपिटल। और वो क्या नाम, अमेरिका में उनका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल न्यूक्लियर नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी या एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि न्यूक्लियर साइंस से संबंधित जो भी रिसर्च हो रहे हैं उनके डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, उस सुपर कंप्यूटर को उसकी सुरक्षा के लिए लगाया गया है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका की, आप इतनी महत्वपूर्ण मान सकते हैं कि अमेरिकन जो बैंकिंग सिस्टम में जो सुपर कंप्यूटर लगा रखा है साइबर अटैक से बचने के लिए, है ना, वो भी उससे कम है। तो उनके लिए न्यूक्लियर साइंस की जो डेवलपमेंट है, डाटा है, वो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके जो बैंकिंग सिस्टम है। बैंकिंग सिस्टम में तो कोई फ्रॉड होएगा, कोई कुछ करप्शन होएगी या कुछ है, तो कुछ हजारों लाखों बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर तक गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जो रिसर्च के डाटा है वो अगर लीक हो गए तो पूरी मतलब क्या की क्या पहुंच सकती है। आप न्यूक्लियर साइंस समझते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटम बम, परमाणु बम, ये सारे उसी पर आधारित होते हैं, टोटल चीज है। तो आप इंटरनेट पे उसकी सर्च करना कि उसकी कैपेसिटी क्या है, कितने बिट का है वो, और जो भी इंटरनेट की कंप्यूटर की भाषा में उसकी जो पावर वो बताएंगे। अब अपने मानव मस्तिष्क की बात करते हैं। मानव मस्तिष्क में 86 बिलियन, 1 बिलियन 1 अरब होता है, 100 करोड़ 1 अरब होता है। तो संख्या में इसको लिखेंगे तो 86 इंटू 10⁹9, 10 की पावर 9, यानी 86 का आगे 9 बिंदियां लगे तब वो 86 बिलियन बनता है। अब मानव मस्तिष्क की गणनाएं करने के लिए वो कितनी प्रकार की कैलकुलेशन कर सकता है, कितने स्टोरेज कर सकता है, कितने प्रकार के निर्णय ले सकता है, सब AI जितने भी आपके जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है उसके सामने बहुत ही छोटे हैं। क्योंकि इसके फैक्टोरियल का जब आप मान निकालेंगे ना, तो मैं आपको मोटा एक छोटा सा बता देता हूँ। 1 अरब, 1 अरब से 1 अरब को गुणा करेंगे उससे एक ही छोटी राशि, यानी 99 करोड़ 99 लाख 99,999, फिर इस प्रकार से गुणा करते 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 एक तक जाएंगे और फिर उसका रिजल्ट अपन देखेंगे। तो ये बनता है लगभग 10 की पावर 8 अरब, 10 के ऊपर बिंदियां लगाते जाओ 8 अरब तक। मतलब आप ये कह सकते हो कि असीमित 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 असीमित,
मोटे रूप से आप ये कह सकते हो कि एक केचुए का जो मस्तिष्क काम कर सकता है ना, वो उस सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा क्षमता रखता है। कौन से AI कैप्टन जो है, समझ गए? तो नंबर एक, तो आपका मस्तिष्क क्या कर सकता है? आप मोटे रूप से कह सकते हो कुछ भी कर सकता है, सब फेल इसके आगे। लेकिन आपको दैनिक जीवन में आपकी क्षमता महसूस नहीं होती। आप किसी का नाम भूल जाते हो, आपको पढ़ाई वो सही ढंग से याद नहीं रहती, वो नहीं रहती, वो ऐसा सारा दिमाग का ही काम। तो कंप्यूटर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मेन पार्ट उसका हार्डवेयर है। हार्डवेयर मतलब लोहे की जो चीज बड़ी होती है, प्लास्टिक की चीज बड़ी होती है, इस प्रकार से उसका आपने एक बार डिजाइन कर दो, जल्दी से उसमें परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना? वो एक निर्जीव यानी एक मशीनी पार्ट है। और मानव का जो मस्तिष्क है वो एक जैविक इकाई है, जैविक यूनिट है। तो जैविक यूनिट तो अपन सब समझते हैं, उसको भोजन के लिए भी चाहिए, है ना? उसको थकान भी महसूस होती है, वो सारी चीजें हैं। तो मानव मस्तिष्क की जो बोलना वगैरह आपको जो थोड़ा सा लगता है भाई गड़बड़ हो रही है, उसका कारण ये है। अब उसको सुधारने के लिए आपको क्या करना है, उसकी बेसिक आपको समझनी है, फिर आप प्रैक्टिस करते हो तो असीमित क्षमताओं तक आपका मानव मस्तिष्क आपकी जो इंद्रिया है वो असीमित क्षमता तक वो प्रोग्रेस कर सकती है, वो आप उसको डेवलप कर सकते हो, कुछ कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उदाहरण के लिए जैसे क्या नाम है, मानव मस्तिष्क है बिल्कुल। अब वो उसके मतलब डाटा उसमें आना कब से शुरू होते हैं वो एक अलग विषय है, जिस दिन अपन मनुष्य की आयु की गणना करेंगे उस दिन आपको बताऊंगा। लेकिन आप यही मान लीजिए कि कपड़ा है आपके पास, कपड़े को आपने अच्छी तरह से प्रेस करके ना और बिल्कुल उसको सलवट से मुक्त कर दिया, तो आप ये मान लीजिए कि उसका जो हार्डवेयर वो पूरा अभी एम्प्टी है, अभी उसमें कोई डाटा अपन ने एंटर नहीं करवाया है। हालांकि क्षमता उसकी है लेकिन डाटा नहीं दिया उसको हमने। फिर उस पर अपन ने एक सलवट डाली, हाथ से डालो सलवट, खोल दो, फिर दूसरी सलवट आपने डाली, फिर खोल दो, फिर जोर से थोड़ी सलवट करो, फिर तीसरी और फिर एक बार आप उसको करके ऊपर से प्रेस कर दो। जब आप प्रेस करेंगे तो बाकी पहले वाली सलवटें कुछ गायब हो जाएंगी, कुछ धुंधली सी दिखाई देंगी, और जो प्रेस वाली है वो आपकी गहरी लकीर रहेगी, वो जल्दी से हिलेगी नहीं वो। तो मानव मस्तिष्क में जो डाटा अपन स्टोर करते हैं, जो प्रोसेसिंग अपन करते हैं, उसमें मेमोरी वगैरह अपने जो निर्णय वो सारे शामिल हैं। आज आपने प्रेस कर दी कपड़े के, समय के साथ में धीरे 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 उसकी सलवट है वो धुंधली पड़नी शुरू हो जाती है, और धुंधली नहीं पड़ेगी तो अन्य किसी कारण से किसी ने हाथ लगा दिया तो वो उसमें सलवट एक्स्ट्रा आ गई, और किसी कारण से। तो अपने मानव मस्तिष्क में डाटा एंटर करते रहे। आज मान लो कि पढ़ाई की कोई चीज आपने याद की, साथ में आप फिल्म भी देखा है, अब वो पढ़ाई वाली भी सूचना आपके दिमाग में सुरक्षित है, वो फिल्म वाली भी और घुस गई, तो वो अंदर ही अंदर क्या है कि दोनों का घालमेल हो गया। तो जो क्या नाम है, कंप्यूटर में जो वायरस आते हैं, कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर करप्ट होता है, ये रात दिन की प्रॉब्लम अपन एप्स वगैरह में देखते हैं, अपडेट करते रहते हैं, दोबारा रीलोड करने की बहुत बिल्कुल सेम प्रक्रिया है। तो मानव मस्तिष्क इस प्रकार से काम करता है। अब उदाहरण के लिए एक मान लीजिए कि आपको अपनी मेमोरी बढ़ानी है, आप स्टूडेंट है, आपको अपनी मेमोरी बढ़ानी है, और आप चाहते हैं भी जो बुक है वो किसी टीचर का आपने लेक्चर सुना और एक बार में चाहते हैं कि वो मुझे याद हो जाए, और आपने कोई बुक पढ़ी एक बार में आप चाहते हैं मेरे को याद हो जाए, और भी कोई चीज आप मेमोराइज करना चाहते हैं, है ना? कोई लिस्ट है, कोई कैटलॉग है, और तो वो जो डाटा इनपुट आपके आ रहे हैं, जो सूचना आपके पास आ रही है, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसको कितना स्ट्रांगली एक्सेप्ट करने के लिए आपका जो एंटीना है, जो रिसीविंग जो आपका पार्ट है बॉडी का, वो उसको रिसीव कर सके। तो उसके लिए अटेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है, पूरा आपका अटेंशन। अब अटेंशन क्या है कि जो रुचिकर कार्य होते हैं ना अपने मन पसंद का, उसमें अपनी ज्यादा अटेंशन होती है। तो मैं तो जब टीचिंग करता था और अभी भी व्याख्यान वगैरह देता हूँ, तो मैं इस बात को तो मैं सभी बच्चों को बोलता हूँ मैं कि भाई भगवान ने ना सबको बराबर दिमाग बना के भेजा है सबका। सबके मस्तिष्क में एवरेज रूप से 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। लेकिन कुछ बच्चे बहुत होशियार होते हैं, अमूमन वो आगे बैठते हैं, कुछ बच्चे वो थोड़े कमजोर होते हैं, वो पीछे बैठते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पीछे वालों की बौद्धिक क्षमता ज्यादा है और आगे वालों की बौद्धिक क्षमता ज्यादा है।
पीछे वाला आगे वाला जो बच्चा है ना, वो एक टारगेट लेके चला है, उसकी एक अटेंशन है, तो वो कक्षा में क्या है कि पूरा टीचर की तरफ पूरा एकदम जितनी डेप्थ से वो ध्यान दे सकता है, कंसंट्रेट कर सकता है, उतना कंसंट्रेट करता है पूरा ध्यान से, मनोयोग से। और जो पीछे वाला बच्चा है तो वो कभी खिड़की से बाहर देखेगा तो एक एक्स्ट्रा उसके अंदर वो दिमाग में सूचना आ गई, वो उसके दिमाग को करप्ट करेगी। कभी वो ऐसे ख्यालों में खो जाता है, कोई पुरानी फिल्म देखी है, उसके सीन उसके दिमाग में, वो वट एवर इट इज, तो वो एक्स्ट्रा डाटा लेता है, उस तरफ जो मेन डाटा है उसकी तरफ वो प्रेस करके वो मतलब सलवट मजबूत नहीं डालना चाह रहा, खुद ही नहीं चाह रहा, तो उसके जो रिजल्ट है वो कैलकुलेशन है वो सारी उसी प्रकार से। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपका भी कार्य क्षेत्र है ना, आपका बिजनेस है तो बिजनेस में इंटरेस्ट लीजिए, अभी आपकी पढ़ाई है तो पढ़ाई में आप इंटरेस्ट लीजिए, और क्या नाम जो भी आपकी स्थिति है उसमें आप पूरा इंटरेस्ट ले, तो आप उसी प्रकार से ही उन सूचनाओं को ग्रहण करेंगे और अपने दिमाग का उसी प्रकार से उपयोग करेंगे। बहुत दुनिया में एक से एक बढ़कर उदाहरण भरे पड़े हैं उन चीजों के, है ना। अब एक वो लाला हरदयाल थे या कुछ इस प्रकार से अपने महापुरुष थे, तो उनके बारे में वो है कि जो क्या नाम किसके बारे में, ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में कोई भी मान लीजिए आप, तो उनके बारे में ये है कि वो 200-250 पेज की जो बुक है उसको एक बार ऐसे पढ़ते थे और बुक बंद कर दी, आप पेज नंबर बोलो, पूरा उस पेज पर या जो उसकी मेमोरी में बोल देते थे, उल्टा बोल देते थे कि जी उल्टा 99 पढ़ी है, उसके बाद 96 पढ़ी है, दोनों तरफ से। और भी दुनिया भर के उदाहरण है। शकुंतला देवी का नाम आपने सुना होगा, ग्रेट मैथमेटिशियन। तो शकुंतला देवी मैथमेटिक्स की लेक्चरर थी वो, उनका अंकों में बड़ा इंटरेस्ट था, मैथमेटिक्स की बाकी पार्ट में केवल अंकों के अंदर, संख्याओं का गुणा करना, भाग करना, वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना इत्यादि। तो उस वक्त का हो गए, मुझे लगता है कोई अभी ज्यादा टाइम नहीं है, कोई 30 वर्ष या 20-30 वर्ष पहले उनका देहावसान हुआ है। तो जब वो पूरे अपने युवा अवस्था में थी, 40-50 वर्ष के जो मैक्सिमम क्षमता होती है अपनी उस वक्त, तो उस वक्त के सबसे बड़े कंप्यूटर को उन्होंने गणना में फेल कर दिया था। अमेरिका के इंग्लैंड के वैज्ञानिक आए थे और वो बड़ी चर्चा थी उनकी कि जो भारतीय मतलब एक बड़ी अजीब कैलकुलेटर जो कंप्यूटर लेके आए, तो उनको एक वो टास्क दी गई कि भाई आप है ना 23 संख्या है, कोई अंक दिया उसमें इकाई दहाई सैकड़ा ऐसा करके, जैसे अपन गिनेंगे इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे, तो 10⁻⁹ यानी 10 यानी 1 अरब में 10 संख्याएं हैं, तो 10 संख्या का आप यानी एक कार उसके आगे आपने 9 बिंदी लगा दी ना, तो वो 1 अरब हो गया। ऐसे 23 संख्या, तो अरबों खरबों खरबों संख्या उन्होंने क्या नाम है बोर्ड पे बोले जी ये संख्या है, लिख दी बोर्ड पे, बोले जी आप है ना अब इसका क्या नाम है 9वां या 10वां रूट निकालना है, जैसे स्क्वायर रूट है ना और क्यूबिक रूट है, स्क्वायर रूट वर्गमूल जिसको बोलते हैं, वर्गमूल है वो दूसरा उसका रूट होता है, घनमूल वो तीसरा, ऐसे 9वां या 10वां, बोले जी वो आप मूल इसकी गणना करो। उधर से उन्होंने कंप्यूटर को कमांड दे दी, उधर से कंप्यूटर गणना कर रहे हैं धड़ाधड़, वो अपने दिमाग में गणना कर रही है, और वो उन्होंने पहले हाथ उठा दिया कंप्यूटर से, कंप्यूटर का डिस्प्ले आने से बोले जी रिजल्ट बोले लिखो बोर्ड पे, उन्होंने बोर्ड पे लिखवा दिया। आश्चर्यजनक, कंप्यूटर बाद में उसको कैलकुलेट किया, उन्होंने पहले उसको कैलकुलेट कर दिया, यानी उन्हें अपने दिमाग का उस क्षेत्र में केवल गणनाओं के रूप में उन्होंने इतना गहन उनकी कमांड हो गई थी बार बार प्रैक्टिस के द्वारा, कि कंप्यूटर को उन्होंने फेल कर दिया। और भी दुनिया भर की इस प्रकार से। तो मेरा कहने का मतलब है पहले आप अपनी क्षमता देखो, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, तो दिमाग का उसी प्रकार से ही क्या नाम ध्यान आपको केंद्रित करना है, अटेंशन उसी, जो जितनी ज्यादा आपकी अटेंशन होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल आपके दिमाग को जाएगा अंदर, जो आपकी ज्ञानेंद्रियां है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए उतनी स्ट्रॉन्ग मतलब उसको अलाउ करेंगे, उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा। और जब वो फीडिंग हो रही है डाटा की, उस वक्त क्या है कि आपका पूरी अटेंशन, आप और कहीं ध्यान ही नहीं है, आप कक्षा में बैठे हो, पूरा ध्यान आपका टीचर की तरफ है, बाहर बच्चे शोर कर रहे हैं या कोई
हवाई जहाज के ऊपर निकली है या आप खिड़की की तरफ देखते नहीं, बाहर कोई बरसात हो रही है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसका। तो इसमें लक्ष्य निर्धारण और क्या नाम आत्म केंद्रित होना, अर्जुन तो इसका महाभारत में सबसे बड़ा उदाहरण है। तो द्रोणाचार्य वाली कथा तो आपको याद ही होगी, है ना। वो क्या नाम एक चिड़िया थी, द्रोणाचार्य अपनी परीक्षा ले रहे थे, जितने भी कर्ण क्या नाम वो जो भी अर्जुन के साथी थे सहपाठी, तो उन्होंने एक एक को युधिष्ठिर नकुल वगैरह सबको बुलाते रहे। बोले उस चिड़िया की ना आंख में तीर का निशाना लगाना है, लक्ष्य निकल करना, बोले कर देंगे। बोले तुम्हें क्या दिखाई देता है? तो किसी ने कहा जी पेड़ है, पेड़ के ऊपर वो डाली और वहां पर वो चिड़िया बैठी है और उसका वो आंख है। द्रोणाचार्य बोले हट जाओ साइड में हो, बारी बारी से सबको बुलाया। तो अर्जुन का नंबर आया, तो बोले अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई देता है? बोले गुरुजी मुझे सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। बोले पेड़ वेड़, बोले बाकी मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता। बोले शाबाश चला तीर चले, और उन्होंने जो भी है उसका उस पक्षी की आंख में जाके तीर लगा। द्रोणाचार्य को पता था जिसकी इतनी अटेंशन है ना सही निशाना उसी का लगे, बाकी तो वो चारों तरफ से सूचनाएं दे रहे थे। तो वो अर्जुन के लक्ष्य की तरह, ये तो कहावत है, अर्जुन को भी आपको शिक्षक भी आपको बोलते हैं कि अपने लक्ष्य पर अर्जुन की तरह ध्यान केंद्रित कीजिए। तो उसका मतलब यही है। अब अपन चलते हैं नंबर 2, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं। अच्छा, एक इसमें और महत्वपूर्ण चीज है कि एक भ्रांति बनी हुई है, जैसे मैंने भी स्टेटमेंट में बोला ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि भी सृष्टि की यानी ईश्वर की सबसे विलक्षण जो कृति है जीव जंतुओं में, वो मानव है ना। लेकिन मोटे रूप से वो एक बार ऐसे ही अपन स्टार्ट करते हैं। अब दोबारा सुन लो स्टेटमेंट को। करेक्ट स्टेटमेंट ये है, ईश्वर ने सभी को बराबर प्रतिभा दी है, सभी को, जीव निर्जीव सब उसमें शामिल है। एक बार निर्जीवों को छोड़ो, आगे जब जीव पर अपन चलेंगे ना, जिस दिन अपन जीव निर्जीव और जीव निर्जीव में भेद करेंगे तो उस दिन इस टॉपिक को लेंगे कि निर्जीव क्या है, निर्जीव है क्या, वाकई वो निर्जीव भी है या उसमें भी कुछ है, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल अपन इस वो रहते हैं। अब अपने जीव जंतु पर ही आते हैं, है ना। तो जीवों में आप खुद को अपने आप देखते हो, कुत्ते को देखते हो, बंदर को देखते हो, हाथी को देखते हो, वेल मछली को देखा है, पक्षियों को देखा है। तो आप कहेंगे जी नहीं नहीं, ये मानव के तो बराबर नहीं है। मानव तो बोल भी सकता है, दिमाग भी उसका जैसे आपने बताया कि बड़ा विस्तृत है, वो तो कलाकारी कर सकता है, वो कर सकता है। अब ईश्वर ने मानव को सबसे बड़ा मस्तिष्क दिया है, बौद्धिक पक्ष। तो बाकी का जो पक्ष है, ज्ञानेन्द्रिया ले लीजिए, कर्मेंद्रिया ले लीजिए, हाथ पांव का हिलना वगैरह जो भी है प्रक्रिया है ना, वो टोटल सब उसको उतना ही देना है। आपको एक भाग ज्यादा दे दिया, मतलब आपका जो मस्तिष्क से संबंधित जो संचार सिस्टम है, कंप्यूटर वाला भाग, तो बाकी चीज जितने भी जीव जंतु हैं उनमें कंपेरेटिवली जो ज्ञानेन्द्रिय है वो मनुष्य की उन सबसे कमजोर है। उदाहरण के लिए बाज जहां तक देख सकता है, जितनी क्लैरिटी से देख सकता है, मनुष्य की आंख उतना नहीं देख सकती। तो दृष्टि वाली इंद्रिय कमजोर है। सूंघने की क्षमता, कुत्ते की जो सूंघने की क्षमता है जितनी जबरदस्त है, मानो तो उसके नजदीक भी नहीं। और स्पर्श, टच, टच में क्या नाम है, एक आपको कोई पिंच होता है तो आपको वो कोई यार थोड़ा रिफ्लेक्शन में टाइम लग जाता है। लेकिन आप कीट पतंगे घरों में देख लो, आप बहुत चीजें हैं, आप मच्छर है वगैरह है, तो आपको आश्चर्य होता है कि कई बार यार ये टच हुआ ही नहीं, उससे पहले उड़ गया, उनको दूरी से ही सेंसेशन हो जाती है। कमाल ये है। सुनने की जो क्षमता है, बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि सांप के कान नहीं होते, वो बाहर से नहीं दिखाई देते, ढके होते हैं चमड़ी के अंदर। तो उसकी जो चमड़ी है वो ये मान लीजिए कान है उसका। और वो तो आप ये मान लीजिए करीब 100 मीटर दूर कोई जानवर चलता तो उसको वहां से पता लग जाता है, रात हो दिन हो कभी भी तो कोई तेरे नजदीक आ रहा है। बिल्कुल डायरेक्शन वगैरह की इतनी एक्यूरेसी होती है जिसमें कोई सीमा ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है
कि सभी जीवों को बराबर क्षमता है। मानव में अगर विवेक बुद्धि ज्यादा दी है तो बाकी जो ज्ञानेंद्रिय है वो बाकी जीवों की तुलना में बहुत कम है। तो ईश्वर ने आपको जो एक ये विलक्षण शरीर आपकी आत्मा को प्रदान किया है, इसकी बहुत क्षमताएं हैं। तो अपने आत्म विकास के लिए या अपने जो भी आपकी स्थिति है उसमें आप अपने जो भी उद्देश्य है उसमें सफलता के लिए आप इसका अधिकतम अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास के द्वारा ही ये सारी चीजें, क्योंकि ये जैविक यूनिट है, ये इसमें ये नहीं है कि लोहे की जो मशीन बना दी, एक बार बना दी तो जब तक घिसके टूटते ही नहीं तब वो एक समान ही काम करती है। इसका प्रक्रिया है वो थोड़ी सी अलग। और इतने अद्भुत उदाहरण संसार में बड़े बड़े हैं, विलक्षण है ना, जिन्होंने ज्ञानेंद्रियों का इतना जबरदस्त उपयोग किया है कि कोई सीमा ही नहीं है। और फिर मानव की जो ज्ञानेंद्रियां है, क्योंकि ये बहुत जटिल प्रक्रिया है मानव वाली। मशीनों में तो क्या है कि जैसे कंप्यूटर में कैमरा है तो कैमरा खराब हो गया तो कैमरे का कंप्यूटर का बाकी पार्ट कैमरे का काम कर ही नहीं सकता 0%। लेकिन मानव में ऐसा नहीं है। आंखें आपकी फूट गई ना तो आप ये मत मानो कि बस अब संसार में इनके लिए कुछ बचा ही नहीं है, कुछ इनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, कुछ विजुअल जो फोटो वोटो देखते हैं आपको उस प्रकार की सेंसेशन वो तो नहीं हो जाती, लेकिन बाकी आप काम चलाओ बहुत काम कर सकते हैं। कई तो इतने विलक्षण कर सकते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपने सुना होगा या इंटरनेट के देखो, अंधे आदमी जन्मजात अंधे या बाद में किसी कारणवश दुर्घटना में अंधे हो गए तो उसका मानव मस्तिष्क का जो भी पार्ट है वो खराब हो गया या आंखें खराब हो गई किसी कारण से, यानी मस्तिष्क तक डाटा नहीं पहुंच पा रहे, प्रोसेस नहीं हो रहा वो पार्ट, तो आंखों से तो नहीं देख पाएगा वो। लेकिन उसकी जो स्पर्श इंद्रिय है वो अभ्यास के द्वारा वो इतनी डेवलप हो जाती है। त्वचा के द्वारा हाथ लगाया, उस पार्ट के टेम्परेचर आपको पता है ना, रंगों के हिसाब से टेम्परेचर होता है। लाल रंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा, व्हाइट का और भी क्या नाम, तो उससे बहुत कम होएगा। जो रिफ्लेक्टिव चीज है जैसे चांदी की परत है या चांदी को, वो तो सबसे ठंडी हो जाएगी। धूप में आप बराबर चीज रख दो, सबको अलग अलग रंगों में चीजें अलग अलग गर्म होती है, तो वो टेम्परेचर वाली है ना, वो रंग पहचान देते हैं। और रंग भी बहुत से तो ऐसे हैं जो इतने उच्च स्तर तक पहचान लेते हैं कि आंखों वाले भी धोखा खा जाएंगे। वो जो बिल्कुल लगभग समान कलर के शेड वाले कपड़े या कोई इस प्रकार की वो बता देंगे कि ये वो रंग है, ये वो रंग है। एक तो हमारा तो खुद देखा हुआ, हमारे गांव में एक बुच्ची था, वो बेचारा जन्मजात ही अंधा था, तो उसका पैसा पारिवारिक है तो वो जूतियां बनाता था। वो तो हाथ वाला काम तो अभ्यास के द्वारा वो लिया जूता चमड़ा, उसमें छेद निकाल दिए, उसने टंटोड़ के वो करके बाकी दूसरा, तो वो जूती बनाने के चमड़े वाले रंग पहचानता था। वो लाल रंग की बनानी है, भूरे रंग की बनानी है, पीले रंग की बनानी है, वो ऐसे वो टुकड़े पहचानता था। और भी दुनिया भर के आपको उदाहरण मिल जाएंगे इस चीज की। ये हो गया आपका स्पर्श का। स्पर्श मतलब एक आंखों का काम कर रहा है, तो वो ट्रांसफर हो जाती है इस प्रकार से। बाकी आप एक आपको क्या नाम है दृष्टि का मैं बताता हूँ उदाहरण, वो तो अभी भी है, आपको वीडियो मिल जाएगा, इंटरनेट में मिल जाएगा। जीवित आदमी साउथ कोरिया का है या जापान का है, तो वो भी तरह के है कि गाड़ियों में जो पेंट करते हैं ना, उसको पेंट की दुकान है छोटी सी उसकी, खोखा टाइप, और उसके पास ज्यादा साधन नहीं है, लेकिन उसको साधनों की जरूरत भी नहीं है। वो बचपन से ही काम कर रहा था, वो इतना व्यस्त है, इतनी मास्टर है वो उस चीज का कि वहीं पर ही डब्बे रखता है। तो बाकी आपने पेंट वाली दुकान पर कभी आप जाने का मौका मिले तो वहां पर एक मशीन होती है कंप्यूटराइज, लिखा होता है कंप्यूटराइज कलर मिक्सिंग मशीन अवेलेबल। तो जो मिस्त्री वगैरह घर में जाते हैं मालिक से पूछते हैं शेड का ले जाएंगे, उसको 1000-1500 तरह के शेड होते हैं घर में रंग करने वाले, आपसे वो निशान लगवा ले जाएंगे कि आपके घर में ये कमरा चाहिए, इस दीवार पर ये रंग चाहिए, ठीक है। दुकानदार को दिखाया कि जी ये रंग मेरे को चाहिए, तो उसका कोड लिखा होता है नीचे। उस कोड में वो कंप्यूटर जो जैसे बार कोड होता है ना, कंप्यूटर उसका बार कोड पढ़ लेता है। वो पूछता है कितने 10 लीटर, उस कोड के हिसाब से वो 10 लीटर जो टोटल मिक्सर बनाना है उसमें कितना रंग लाल होगा कितना सुनहरा होगा वो सारा मिला के वो कंप्यूटर मिलाता है, उसको मिला के देता है। फिर तो वो घर पे ला के बोल के उसको पेंट कर लेके वो मिल जाता है। वो जो आदमी है साउथ कोरिया वाला या जापान वाला, लोग आते हैं उसके पास गाड़ी का एक पार्ट लिए है, जिस पूरी गाड़ी जिसको पेंट करवानी है, जो पुराना रंग था जो पसंद है, कि मुझे इस रंग बना दो, आप 10 लीटर बना दो। तो उस रंग को देखेगा वो, और 10 लीटर के हिसाब से डब्बे पड़े हैं, ऐसे नाप नाप के सीधा ही ऐसे बोतल की तरह डालता है वो, सीधा बूंदों के हिसाब से अंदाजे से, कोई वो मेजरिंग नहीं है उसके बाद।
पहले तो उनको तुरंत पता लग जाता है कि इसके कौन कौन से मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है रंगों के। वो डब्बे ले फिर मात्रा मिला के खिला के दे देगा और एक फ्रेश प्लेट पे लगा के रंग अगले वो दिखा देगा। सूखने के बाद में आ जाना, सूखने के बाद में बिल्कुल आइडेंटिकल। तो उसके जो बनाई हुई पेंट जो मिक्सर पेंट है उसकी जांच की तो कंप्यूटराइज मशीन है ना, वो गलती कर सकती है, उसके काम में गलती नहीं होती। तो उसने अपने आंखों की रेटिना को अभ्यास के द्वारा उसकी जो काम करने की क्षमता है, वो दिमाग वाली बात है, एक पर्टिकुलर भाग वो उसका उसने इतना अपना वो डेवलप कर लिया जबरदस्त। और चौथा एक बड़ी मजेदार चीज है आप लोगों के लिए, और बड़ी एक आश्चर्यजनक चीजें होती हैं हिप्नोटिज्म सम्मोहन। तो सम्मोहन एक तो क्या है कि आप इसको सम्मोहन सुनते ही है हिप्नोटिज्म समझते हो जादू वादूगर उस प्रकार का वो दिखाएंगे जी वो एक बहुत व्यापक शब्द है ना। सम्मोहित हो जाना, मोहित हो जाना, क्या बोलते हैं उसको, आत्ममुग्ध हो जाना, ये जो शब्द है ना ये अलग अलग प्रकार के सम्मोहन को ही प्रदर्शित करते हैं। मंत्र मुक्त हो जाना, आत्ममुग्ध हो जाना, ये सारे हैं। उदाहरण के लिए आपने बहुत बार सुना होगा कि जी आज उस हॉल के अंदर एक सेमिनार था या एक संगीत का कोई कार्यक्रम था और वो वक्ता इतना जबरदस्त था कि लोग क्या है कुछ बोलेंगे मंत्र मुग्ध हो गए थे। मंत्र मुग्ध अमूमन किसी चीज को देखने पर वो थोड़ा रिफ्लेक्शन देते हैं कि वो व्याख्यान सुन के आत्ममुग्ध हो गए थे। तो उनका व्याख्यान जैसे स्वामी विवेकानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में प्रसिद्ध था कि जब वो आख्यान देते हुए प्रवचन करते थे लोग मंत्र मुग्ध हो जाए, अपने विश्वास मुग्ध हो जाते थे। कि सुबह यारो स्वामी जी ने शुरू किया था प्रोग्राम, तब 7 बजे थी, हल्की हल्की धूप थी, ठीक मौसम था, और बाप रे 9 बज रहे हैं, धूप हो रही, पसीने आ रहे लोगों को, लेकिन उनको पता ही नहीं। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का एक वो वाक्य प्रचलित है, वो शिकागो में उनकी विश्व धर्म सम्मेलन में वो गए थे भारत का प्रतिनिधि बनकर, तो उनके बारे में प्रचलित था। तो अमेरिका में ये हो गया था क्या नाम के भाई वो बड़े प्रसिद्ध स्वामी जी है, वो बड़े मतलब चमत्कारिक है वो, और है फला है धिकड़ है। तो कुछ पत्रकारों ने क्या नाम बोला कि स्वामी जी आप तो सम्मोहित कर लेते हो लोगों को, है ना, वो कर लेते हो। तो बोले हाँ कर लेता हूँ। तो बोले हमें कोई दिखाओ आप क्या नाम क्रियाकलाप दिखाओ कोई, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दो। स्वामी जी बोले देंगे प्रमाण। बोले अभी नहीं, बोले बाद में टाइम, मैं एक बार ये मीटिंग हो जाती है उसके बाद में बाहर निकलूंगा तो आपको प्रमाण दो। तो वो उन्होंने वो चलो बाद में देंगे, उनका उस तरफ से ध्यान अटेंशन डाइवर्ट हो गई। वो हॉल के अंदर गया तो वहां टाइम बहुत आए थे, पूरे विश्व के जो धर्माचार्य थे उपदेशक थे वहां पर आए हुए। तो स्वामी जी का जैसे टाइम था जो भी आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट्स, कभी एक एक वक्ता को ना 20 मिनट्स दिए जाएंगे। 20 मिनट्स होते ही जो टेबल पे बैठा है वो घंटी में रहता था, वो अपना जो भी है एक आधे मिनट में उसको कंक्लूड करके अपनी सीट ग्रहण करता था। तो स्वामी जी का नंबर आया तो स्वामी जी ने बोलना शुरू किया, मित्रों से उन्होंने स्टार्ट किया था और स्वामी जी बोलते गए। अब उनका प्रवचन इतना टॉपिक पर था, इतनी उसमें नॉलेजेबल था, और उनकी बोलने की स्टाइल और उनकी आंखों की चमक और उनका परिवेश और मतलब जिसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं हर तरीके से शरीर का स्वस्थ और सारा। तो वो जो मंत्र मुग्ध बोलते हैं ना, वहां पर लोग हो गए थे आत्ममुग्ध। और जो घंटी बजाने वाला था है ना जिसको 20 मिनट में, वो भी अंतर्मुग्ध, पूरे ऑडियो पत्रकार वगैरह सारे सब एकदम एक टक स्वामी जी से आपके मुझ की तरफ देख रहे हैं, कई तो पलके हैं झपकना बोल रहे हैं। और जो स्वामी जी को जितना भी बोलना था घंटा 1.5 घंटा अपना व्याख्यान देना था, और जब उन्होंने ये बोला कि इसी के साथ मैं अपने जो उद्बोधन है तो मैं उसको समाप्त करता हूँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी जैसे मुड़े, यानी स्वामी की नजरें उनसे हटी, तब लोगों को होश आया एकदम से, फिर उन्होंने तालियां बजाई, वो प्रोग्राम खत्म हो गया जो भी था। तो क्या नाम पत्रकार आए, बोले जी स्वामी जी अब दिखाओ। बोले अभी आपने क्या देखा था? कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। बोले मुझे कितना टाइम दिया गया था? दिया गया था जी 20 मिनट। तो कितना टाइम में बोला? फिर स्वामी जी हमें तो पता ही नहीं लगा, आप घंटे 1.5 घंटे में, तो हमें तो कुछ घड़ियां उड़ी यार वो सारी हम देखना ही भूल गए थे। बोले इसी को हिप्नोटिज्म कहते हैं।
ये भी हिप्नोटिज्म का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। तो ये जो हिप्नोटिज्म है ये टोटल ब्रेन से संबंधित है टोटल चीज। अब इसको छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको। कौन हिप्नोटाइज कर सकता है, कौन हिप्नोटाइज हो सकता है ना। बहुत से लोगों को वो तो बाबा बड़ा खतरनाक है, वो तो सम्मोहित कर लेता है। कोई किसी को सम्मोहित कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, और कोई सम्मोहित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये दोनों व्यक्तियों को की मेंटल स्टेट यानी उनकी मेंटल जो पावर है, मेंटल स्टेबिलिटी है, उस पर निर्भर करता है। इसमें तीन चीजें हैं। सम्मोहित करने वाला वो कितनी स्ट्रॉन्ग वेव्स उसको देता है, वाणी के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा। और जो हिप्नोटाइज हो रहा है, जो सम्मोहित हो रहा है, वो कितनी तत्परता से उसको ग्रहण करता है। इन दोनों की इंट्रैक्शन की जो डिग्री बनती है ना, उस हिसाब से ये काम होता है। और जैसे अबोध बच्चे हैं घर में छोटे छोटे, अब उनके क्या है कि वो कंप्यूटर वाली जो हार्ड डिस्क, क्या नाम, जो हार्डवेयर है, बिट्स तो उसकी पूरी है, लेकिन अभी के पास इनपुट ज्यादा नहीं है, ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं है, वो खाली कागज की तरह ही है। तो उनकी गणनाएं बहुत थोड़ी होती हैं, अभी आया नहीं डाटा, उनके पास आया ही नहीं, खाली पड़ा है बाकी वो। तो वो बहुत जल्दी हिप्नोटाइज हो जाते हैं। अच्छा, फिर उनका एक वो जो इस प्रकार से वायरस वायरस नहीं, अभी कोई मुझे धोखा भी दे सकता है कि कोई झूठा भी बोल सकता है, कि शंका वाली बात नहीं होती। तो बच्चों को तो अपन घर में, अच्छा, बहुत अनजाने में हम हिप्नोटिज्म का यूज करते हैं दिन के अंदर, लेकिन कभी इसकी नॉलेज नहीं आती, इसको पहचान नहीं पाते। और जो इन चीजों को जानते हैं, समझते हैं, वो इसका सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं लोग, दोनों ही कर सकते है ना। जो अच्छे वक्ता है और है, उनको पता है कि इन सबको, भीड़ को ना सम्मोहित कर देना है, इनसे अपना ये रिजल्ट निकलवाना है, इनको उकसाना है या इनको कोई अच्छी शिक्षा देनी है, तो उनकी बोलने की स्टाइल वगैरह सारी वो उस प्रकार से, उस टाइम उसी प्रकार से बोलते हैं। और भीड़ में ये नहीं कि सारे के सारे वो सम्मोहित हो जाते हैं, फिर वो उसी चीज पर निर्भर करता है उनकी डिग्री क्या है। कुछ पूरी तरीके से सम्मोहित हो जाते हैं 100%, कुछ उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। तो ये आपकी मेंटल स्टेट पर है। तो इसमें क्या है कि अगर आपने निर्णय ले लिया और आपको पूरी समझ है, यानी विकसित आप, कि मेरे को ना इस व्यक्ति से कुछ जादूगर या जो भी है, या जो भी सम्मोहन करने वाला है ना, इससे मेरे को सम्मोहित होना नहीं है। तो आप पहले से ना अपने को, क्या ना, अपना दिमाग बना के रखते हैं कि इससे डाटा आने ही नहीं देना। हाँ, तो वो जो भी चीज बोलता था, आप पहले से मन बना के बैठते हैं, है ना। वो जो भी क्रियाकलाप करता है, बोलता है कि क्यों नाटक कर रहा है, ऐसे फालतू कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो डाटा आप रिसीव ही नहीं करते उसके। वो जो कमजोर पढ़े वो बच्चे होते हैं, वो क्या टीचर यार ऐसे बोलता है, घर पे पढ़ लेंगे, दोस्त से कॉपी ले लेंगे, वो है। तो वो उस सिग्नल को लेते नहीं वो, तो वो मतलब उसको समझ भी नहीं होता। तो उस दिन मैंने कहा था आपको, जो अपना दूसरा एपिसोड था, उसमें कृष्ण भगवान का जो विराट रूप है ना, तो वो एक सम्मोहन की चरम स्थिति थी। और जो उन्होंने अश्वत्थामा हाथों के समय, महाभारत के समय सूर्य को अस्त कर दिया था इतनी सेनाओं ने, योगेश्वर, मतलब अंतिम स्थिति थी वो, योग की भी सब चीजों की अंतिम स्थिति थी। किसी को भी सम्मोहित कर सकते, किसी लेवल तक सम्मोहित कर सकते थे। उनकी सम्मोहन की तंद्रा है। ये भी है, हिप्नोटिज्म करने के बाद में नॉर्मल कितने टाइम में आदमी आता है ना, उसको तंद्रा बोलते हैं, कब उसकी खत्म होती है। तो कुछ बार तो कुछ चीजों को, जैसे पानी के मुंह पर छिट्टे मारे, या उसके चुनटी भरी, या इस प्रकार के एक्शन से उनको अपने सम्मोहित, ये जादूगर दिखाते हैं गलियों के अंदर, यारो बच्चे को लेटा देंगे और आपका पर्स निकालेंगे, है ना, और पर्स में आप देख रहे हो और उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो नोट बता देता है आपके पर्स में चाबी, कार की चाबी है, कौन सी कार की चाबी है, ये लोग अंदर पड़ी है, बहुत मामूली चीजें, है ना। लेकिन वो अभ्यास के द्वारा बचपन से वो ट्रेंड होते हैं उस मामले में। तो कहने का मतलब ये है कि आप किस फील्ड को चुनना चाहेंगे, किस प्रकार, आप में असीमित क्षमता है, असीमित क्षमता है, कोई नहीं। और भी आश्चर्यजनक चीज बताता हूँ, लेजर जो है ना, लाइट है, लाइट की एक फॉर्म है। तो क्या नाम, आप आम आदमी से कोई पूछोगे जो कभी बड़ी खतरनाक किरण होती है, वो जला देती है, वो है, बिल्कुल सही है उनका कहना। लाइट है वो, एक स्पेशल फॉर्म होती है लाइट की, लेजर। तो जैसे हीरा है ना, इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड, सबसे कठोर है,
अब हीरे में उसकी माला बनानी है, हीरो की माला बनानी, छेद कैसे करेंगे उसमें? कोई ड्रिल से तो हो नहीं सकता, वो ड्रिल गिर जाएगी। तो हीरे में छेद है वो लेजर से होता है, लेजर रे से। तो लेजर रे को कंसंट्रेट करते हैं, जैसे लाइट को अपन लेंस के द्वारा कंसंट्रेट करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस है उसका। और पिन पॉइंटेड जो जितना बड़ा छेद करना उतना डालते हैं, तो उसकी ऊर्जा से वो हीरा जलना शुरू हो जाता है। कार्बन तो ही कोयला है, वो जल के वो राख हो जाएगा। फिर उसको फूंक मारो, वो अंदर से वो राख उड़ जाएगी, छेद उसमें से दिखाई देगा। तो इतनी हाई एनर्जी की होती है, बहुत लो एनर्जी की भी होती है। ये अपने घरों में सीडी डीवीडी देखे होंगे ना, तो कोई रेड उसमें लिखा होता है, ब्लू रेड ऑपरेटेड या रेड या माइक्रो जो क्या नाम वेव होते हैं, है ना, उसको मास्टर बोलते हैं, मास्टर वेव ऑपरेटेड। तो ये सारी चीजें, तो शक्ति से शक्तिशाली लेजर किरण भी होती है। बहुत हल्के वाली तो कंप्यूटर वगैरह में, सॉफ्टवेयर वगैरह में अपन टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। जो बहुत शक्तिशाली होती है, वो जैसे मिसाइल लेजर गन लगा रखी है प्लेन में, तो वो लेजर लाइट डालता है, प्लेन उड़ गया, बम उड़ गया, इस प्रकार से। और लोहे को काटना, लोहे को जोड़ना, चीजों को काटना, पीटना, वो एक बहुत ही क्या नाम, वो लेजर के बारे में तो प्रसिद्ध है कि इट इज द शार्पेस्ट नाइफ, सबसे तेज चाकू है। यानी उतनी बारीक उसकी वो किरण होती है कि जब किसी को काटते हैं तो कटने वाले को पता नहीं लगता। तो आपने सुना होगा उसने लेजर से ऑपरेशन करवाया, तो लेजर से ब्लड लेस सर्जरी जिसको बोलते हैं। तो चाकू से थोड़ी है, चाकू से तीरा लगाओ तो ब्लड वेसल्स कटेंगे, कटते ही वो क्या नाम खून बहना शुरू हो जाएगा। तो गामा रे थेरेपी तो इसमें कैंसर के इलाज में बड़ी प्रसिद्ध है। तो वो उसमें गामा रे की लेजर वेव्स का अपन उपयोग करते हैं। तो लेजर से जैसे बॉडी पर चीरा लगाएंगे चाकू की तरह, तो उसकी गर्मी से क्या, वो चीरा लग गया, साथ में गर्मी से जो ब्लड सेल वेसल्स हैं वो उस गर्मी से सील्ड होती जाती है, तो खून भी आता है उसमें, तो बहुत जल्दी घाव भर जाता है। और हल्के से टांके लगाए, हो सकता है शाम तक ही आपके घाव ठीक हो जाए। तो उपयोग दुरुपयोग दोनों है। ये तो सब मशीनों की बात हुई है ना। अब जीवों में लेजर कौन कौन यूज करता है, कैसे यूज करता है? अब वो आंखों की दृष्टि से मैंने आपको बताया भी, जीवों में बहुत क्षमता है आंखों की, मनुष्य में तो उसके तुलना कुछ भी नहीं। सामान्य प्रकाश को लेजर में, लेजर किरणों में, सॉरी, पोलराइड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए जो उपकरण, एक ग्लास शीट सी होती है, आपने वो 3D फिल्म में देखते समय वो आंखों पर लगाते हैं, वो पोलराइड वो ग्लास होते हैं। और बाकी बहुत अच्छे महंगे जो सन ग्लासेस होते हैं उसमें भी जो क्या नाम है पोलराइड जो लेंस लगे होते हैं। तो जो मधुमक्खी है, मधुमक्खी की जो आंख है वो मनुष्य या और जो मेमल्स है उनकी आंख से अलग प्रकार की होती है। मधुमक्खी की आंख होती है वो कंपोजिट आंख होती है, इतनी बड़ी बड़ी देखी होंगी घर में जो फ्लाई होती है, बाकी शरीर की तुलना में माथे में उसकी आंखें होती है। और ये तरह तरह के टिड्डे वगैरह हैं, इतनी मोटी मोटी आंखें उनकी। वो अच्छा, उसको आप देखोगे तो आप जैसे आंख में उसमें बहुत छोटी 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 आंखें होती है, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में। वो एक कंपोजिट आई होती है, ठीक है ना। जैसे आपके पुराने मोबाइल फोन में ये कैमरे का लेंस एक ही होता था, आजकल जैसे मेरे वाले में 5 है, किसी में 7, 9, 20 और 50। तो उसी पर ये था, जितनी इनकी कैमरों की संख्या बढ़ाएंगे, उनका कंपोजिट करेंगे तो उतने ही मल्टी डायमेंशनल वो इमेज बनाते हैं, उतनी शार्प बनाएंगे, उतनी बढ़िया इमेज बनाएंगे। तो मधुमक्खी या उस श्रेणी के जो भी मक्खियां हैं, कीट पतंगे हैं, ये भंवरे वगैरह हो गए, वो सारे जो शहद इकट्ठा करते हैं, तो उनकी आंखें ही, मतलब उनका जो आंख है वो खुद ही पोलराइड की तरह है। तो सूर्य की रोशनी आसमान में आती है, उनकी मतलब दिखती है, आसमान दिखता है, पेड़ पौधे दिखते हैं और सारी चीजें, तो उनकी आंखों के अंदर जाने के बाद में वो लाइट है वो पोलराइज हो जाती है और रेटिना पर उसकी पोलराइज इमेज बनती है। तो वो 3 डायमेंशन से भी ज्यादा डायमेंशन होती है। जैसे अपन फिल्म देखते हैं सामान्य आंखों से तो आपको 2 डायमेंशनल पिक्चर दिखाई देगी, तो चश्मा लगाते ही आपको डेप्थ भी नजर आती है। 3 डायमेंशनल पिक्चर बहुत लोगों ने देखी होगी। उसकी मक्खी की आंख की संरचना का उस वैज्ञानिक ने अध्ययन किया, शायद उसका नाम ही पोलराइड ही था, वैज्ञानिक का नाम, जिसके नाम से वो बना। फिर उसने क्या है कि इसके क्या नाम, सिलिकॉन के
कौन सा एक वो पिज्जो है उसका, उसके कृष्ण उसको उसी हिसाब से जचाया वो पोलराइड उसने बनाया था। तो लेजर क्या नाम है, पोलराइज लाइट है, और लेजर के लिए भी सबसे पहले पोलराइज लाइट ही जरूरी होती है उसके लिए। तो इसलिए मेरा कई बार नाम बीच में मुझे लगता है कि लेजर पोलराइज लाइट की जगह लेजर निकल गया था। अब अपन चलो मनुष्य में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ते हो, क्या नाम, जैसे मैंने पढ़ी हुई है फिजिक्स में, तो उसमें एक सिद्धांत है, रेडिएशंस का सिद्धांत है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसको बोलते हैं लेंस का, कि जो वस्तु गर्म अवस्था में जितनी अधिक मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करती है, ठंडी अवस्था में वही वस्तु उतनी अधिक मात्रा में प्रकाश को अवशोषित भी करती है। तो यानी कोई भी बॉडी है, जिस प्रकार का भी रेडिएशन वो हॉट यानी एक्साइटेड अवस्था में रेडिएट करती है, वो बॉडी ठंडी अवस्था में उसी रेडिएशन को वो उतनी अधिक मात्रा में वो एब्जॉर्ब भी करती है। तो मनुष्य का रेटिना है, आंख का जो नेत्र का रेटिना है, ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपका कैमरा मान लो, सूक्ष्मदर्शी मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी है, जो लाइट ऑपरेटेड है, जो आप भौतिक जीवन में देखते हैं, वो उन सबसे ज्यादा सक्षम है। छोटा सा उदाहरण है, अंधेरे में आप मोबाइल से पिक्चर लेने की कोशिश करो, मोबाइल डार्क हो जाएगा, फोटो नहीं आएगी। आप उसमें अपनी आंखों से बहुत सी चीजें देख सकते हो, हल्की सी भी कहीं से रोशनी आ रही है, मेरे को पड़ता है या और कोई चीज, आपको पता लग जाता है। यानी आपकी आंख का रेटिना हाईटेक से हाईटेक जो कैमरे का जो रेटिना की जगह फिल्म है या जो भी सेंसर लगा हुआ है उससे ज्यादा सक्षम है। तो अब इसका रिवर्स कर दो, तो आपकी आंख का रेटिना उतना ही, जितना वो लाइट वेव का अच्छा ऑब्जर्वर है, उतना ही वो रेडिएटर भी है, वो उतनी शक्तिशाली आंखों से किरणें भी निकालता है, और वो कई किरणें तो लेजर की श्रेणी की होती है। बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं, इंटरनेट पे सर्च करो आप। जैसे वो ऐसे वो ध्यान वाला है, वो त्राटक जो है हिप्नोटिज्म का पार्ट है, त्राटक, वो भी उसी की श्रेणी में आता है। तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसे आंखें दृष्टि, जैसे 10 पैसे का सिक्का है एल्युमिनियम का, उस पर आंख में दृष्टिपात करेंगे वो, और कुछ ही मिनट यानी आधे मिनट 1 मिनट में उसकी आंखों से जो रेज निकली है उससे वो सिक्का जल जाता है, राख बन जाती है। बड़ी बड़ी कील, इतनी बड़ी बड़ी चम्मच, उनको आंखों से दृष्टिपात करके उसको मोड़ देते हो, गर्म होने वो मुड़ जाती है। तो ये अभ्यास के द्वारा आप इसको किसी भी सीमा तक लेके जा सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हु एम आई, मैं कौन हूं। सबसे पहले तो आप अपने आप को पहचानो, फिर अपने जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, उस वक्त आपका उद्देश्य होता है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा अर्जित करनी। तो उसका जो पुरुषार्थ है उसको धर्म बोला गया है। धर्म में सब चीजें हैं, किताबी ज्ञान भी है, व्यवहारिक ज्ञान भी है ना, संगीत, कला इत्यादि सब चीजें उसमें जो सीखने की चीजें, जो आपके गृहस्थ जीवन में आप प्रवेश करें तो अपना आप रोजगार चुन सके और अपने परिवार और आपका अच्छी तरह से जीवन यापन कर सके। तो उतनी आपको शिक्षा, कला इत्यादि वहां पर ग्रहण करने की होती है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जो विद्यार्थी वर्ग है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो सब पूरी अटेंशन अपने काम पर, शिक्षा अर्जन पर रखें। उस वक्त वो ना तो गृहस्थ आश्रम के बारे में सोचें, ना वो क्या नाम वानप्रस्थ आश्रम के बारे में सोचें, ना ही संन्यास आश्रम के बारे में सोचें। आदर्श जीवन वही है। जितना वो उनकी दृष्टि क्लियर होएगी। अच्छा, अब जो मैंने बोला है ना, उसको उन बच्चों को क्या फायदा। आज वो गृहस्थ क्या नाम ब्रह्मचर्य आश्रम में, तो हम तो वानप्रस्थ आश्रम की शिक्षा दे रहे हैं, उसको क्या फायदा है। उसको पता लग जाए ना अभी मेरा टाइम नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट है ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद मेरा टारगेट गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम के बाद संन्यास आश्रम। जब उसके टारगेट लक्ष्य क्लियर है तो भटकता नहीं है, वो फिर इधर उधर उसका ध्यान डाइवर्ट नहीं होता, और वो बहुत ही अच्छा ब्रह्मचारी बनेगा, ये बहुत अच्छा विद्यार्थी। और जो क्या नाम है,
गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी है, बच्चे हैं और हैं, तो उसमें दो है, उसके बाद तो अर्थ और काम दोनों उसको प्राप्त करने, उसके पुरुषार्थ अर्थ और काम है। तो जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है व्यक्ति, महिला या पुरुष दोनों, तो सबसे पहले तो वो परिवार को पालने में सब तरीके से सक्षम होने चाहिए। और धर्म क्या है कि एक नैतिक तरीके से कर्तव्य, धर्म और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, समानार्थी शब्द है, बस शब्द अलग अलग है, अलग अलग इनका संदर्भ दे सकते हैं। तो जो भी नैतिक अपने शास्त्रों में विधि विधान या नैतिकता के हिसाब से काम करने हैं, जैसे किसी व्यसन में नहीं पड़ना, अर्थ उपार्जन करना, तो किसी को धोखा नहीं देना और इत्यादि वो चीजें, उनसे अपन ईमानदारी से काम करेंगे, पूरी लगन से काम करेंगे। किसी के नौकर है तो बिल्कुल उसके नौकर की तरह उसका काम करेंगे, मालिक है तो मालिक की तरह काम करेंगे। जो भी है, ज्यादा इसमें व्याख्यान देने की जरूरत नहीं है, सब समझते हैं। तो अर्थ भी उसमें, काम भी, बच्चे बच्चे संतानों करो, उनको पालन पोषण करो, इत्यादि इत्यादि, उनको गृहस्थ आश्रम में बच्चों को डालो, फिर आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। तो अब क्या है कि आधुनिक जमाने के खास ये भी कोई डेडलाइन नहीं है, 50 वर्ष 51वें वर्ष में प्रवेश करते हैं वानप्रस्थ चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो साल आगे पीछे होता रहता है। हाँ, जिस दिन आपके बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, सब अपने गृहस्थ आश्रम में पहुंच गए, उसी दिन सबको चार्ज दो और हमारी तरफ वानप्रस्थ आश्रम में आ जाओ। 60 भी हो सकते हैं आप, 55 भी हो सकते हैं, 62 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। हम तो सरकारी नौकर थे तो 60 साल में सरकार ने हमें काम से मुक्त कर दिया, तो वो पार्ट खत्म हो गया, शादी बच्चों की पहले कर दी थी, अपन फ्री हो गए। और वानप्रस्थ आश्रम में जो व्यक्ति हैं, है ना, उनका लक्ष्य क्या होना चाहिए? अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना। उस मानव मस्तिष्क का जो कंप्यूटर है, उसमें डाटा इंफॉर्मेशन लेते जाओ लेते जाओ, अभी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अभी आप वानप्रस्थ आश्रम में संन्यास, तभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, अभी संन्यास आश्रम पढ़ा वो नहीं है। मैंने आपको दूसरे एपिसोड में बताया था कि मैंने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, आत्मसात नहीं किया। जिस दिन आत्मसात कर दूंगा उस दिन से बोलना बंद है, उस दिन ना मुझे ज्ञान की जरूरत है, ना मुझे किसी को ज्ञान देने की जरूरत है। तो उस हिसाब से अपने भाग्य बढ़ना है, उससे आप आगे चले। क्या नाम, वानप्रस्थ आश्रम में, हाँ, जैसे एक चीज बाद में भूल जाएंगे, मैं क्या है कि जितने भी शास्त्रों का अध्ययन या जो भी मेरा एस्पेक्ट है ईश्वर का, क्योंकि मैंने साक्षात्कार ही विज्ञान के द्वारा किया है, विज्ञान के द्वारा, तो मेरी हर चीज में आपको साइंस परिलक्षित होगी। जैसे कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये क्या बाबा जी जैसा बना बैठा है, जैसे मैंने त्रिपुंड लगा रखा है ना, तो चंदन का होता है सबसे अच्छा, वही होता है, शीतल होता है, माथे पर लगाओ आपको शीतलता प्रदान होगी। ये 3 लाइनें खींची जाती है, तीनों लोकों की है ये, मृत्यु लोक, पाताल लोक और जो आगे बोल दो ब्रह्म लोक या जो भी है, त्रिलोकी का नाथ जिसको बोलते हैं ना, ईश्वर की संरचना में तीनों लोग है, तीनों का प्रतीक है। बीच में जो अपन रोड़ी का जो तिलक लगाते हैं, है ना, वो उस परमात्मा का प्रतीक है। ये सभी ज्ञान स्रोत, ज्ञान का सब प्रकार की ऊर्जाएं, सब प्रकार का उसका स्रोत है, वहीं से अपने को सारी चीजें मिलती है, सूर्य की तरह, इसको अपन तिलक रूप में लगाते हैं। तीसरी चीज आप देख रहे हो, ये जो भगवान वस्त्र है, तो ये भी बहुत साइंटिफिक है, बिल्कुल हरे पीले, और इस प्रकार से अपन बहुत गहरा लाल वगैरह, व्हाइट वगैरह, है ना, जितने भी रंग है उनमें मानव नेत्र, है ना, सबसे ज्यादा संवेदनशील जिस रंग के लिए ना, जो अपना ऑप्टिक स्पेक्ट्रम है, हाँ, बैंगनी रंग से लेकर लाल रंग, तो बीच में हरे पीले सारे आ जाते हैं। वो चीज ज्ञान में बहुत छोटी छोटी छठी सातवीं क्लास से आ जाता है, सातों रंग जो स्पेक्ट्रम है, उसमें मिक्सर भी बहुत है अंदर। उनमें सब में सबसे संवेदनशील मानव नेत्र इसके प्रति होता है। नंबर 1 बहुत आकर्षक है। नंबर 2 एक बिल्कुल मॉडरेट, जो कलर नहीं है ये मॉडरेट है, ना बहुत ज्यादा गर्म होता है ये, ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है, दोनों चीजें हैं। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, धूप में आप बिल्कुल व्हाइट कपड़ा रख दो, एक भगवा रख दो, एक काला रख दो, एक अलग अलग रंगों के रख दो, और बाद में आधे घंटे बाद सबके टेम्परेचर नोट करो, बिल्कुल नॉर्मल, जो मॉडरेट आइडियल जो ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, 22, 23, 25 डिग्री सेल्सियस, इसी का ही मिलेगा।
इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। तो ये बहुत आपके हर क्षेत्र में आपके ये चीजें काम आएंगी। अब इसमें कुछ जो अपन ने, जब तक आप वानप्रस्थ में नहीं आते हैं, वानप्रस्थ में भी काम आती है चीजें, ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम बहुत जरूरी है। एक तो आपको याद रखना है, धर्मो रक्षति रक्षते, तो ये सूत्र है मनुस्मृति का, और महाभारत में भी यही। इसका अर्थ है कि धर्म की आप अगर रक्षा करते हो तो वो धर्म आपकी रक्षा करता है। आप धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो वो धर्म ही उसका प्रतिफल है, वो ही आपको नष्ट कर देता है। अब धर्म का मतलब वो पूजा पाठ वगैरह वो नहीं है, धर्म का मतलब कर्तव्य। उदाहरण के लिए गृहस्थ जीवन में कोई व्यक्ति है और वो धनोपार्जन के लिए व्यापार करता है ना, तो उसके लिए धर्म क्या है कि व्यापारिक नियमों के हिसाब से मेरे को व्यापार करना है। सरकार का टैक्स है वो मेरे को देना है, मेरे को प्रॉफिट 2.5% है तो मेरे को 2.5% ही देना है, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। नैतिक काम करना है, चोरी नहीं करनी और नहीं करनी वो करना। तो जब तक वो अपने कर्तव्य पथ पर चलेगा ना, वो धर्म ही उसकी रक्षा करेगा। अब कोई आदमी धर्म से अधिक हो जाता है, इनकम टैक्स की चोरी कर ली या व्यापार में किसी को धोखा दे दिया, धोखे से माल ले लिया, ऐसा नहीं देता है, उधार ले लिया, वापस नहीं होता है, एक बार तो वो खुश हो जाएगा, यार मैंने पैसा ले दिया कभी कभी। वो जो उसका रिटर्न प्रतिफल है ना, वो आदमी उसी से ही वो समाप्त होता है। जिस आदमी ने लोगों को धोखा दिया है, अंत में ना वो धोखे से ही बर्बाद होता है। उसको भी कोई ना कोई गुरु मिलता है जो उसको ऐसे चपेटा चेपता है कि वो बाद में उबर ही नहीं पाता हो। दुनिया भर के उदाहरण आपको देने की जरूरत मिल जाएगी। धर्मो रक्षति रक्षत है। दूसरा वो क्या नाम, कृष्ण भगवान का कर्मण्यवाद का रस्ते महाफलेश कदा से, कर्म करो, आपका कर्तव्य कर्म करना, हटना नहीं है उससे। फल कितना मिलेगा उस विधाता पर छोड़ दो, वो कितना फल देगा, वो जितना फल देगा आपको उतना उचित है आपके लिए, बिल्कुल। उससे ज्यादा भी आपके लिए अनुचित हो जाएगा, उससे कम भी आपके उचित, उसकी गणना वही कर सकता है, आप नहीं कर सकते। निष्क्रिय मत रहो। पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई में दिमाग, एग्जाम देने के लिए ना दिमाग ऐसा होना चाहिए बच्चे का, भाई मैंने पूरा टाइम मिला है, उस टाइम का मैंने सदुपयोग कर लिया, अध्ययन कर लिया, एग्जाम देने जा रहा हूँ, एग्जाम देख के लिख के आ गया, कोई टेंशन नहीं। घर पे आने पर प्रश्न पत्र भी नहीं मिलाना चाहिए कि कितने मेरे प्रश्न गलत हुए कितने सही हुए। आपकी आशा से ज्यादा ठीक हो जाएंगे तो आप हर्षोल्लास में कई काम छोड़ देंगे, कई दिन तक नाचते रहेंगे, वो काम वहां नुकसान हो जाएगा। अगर आपकी आशा से गलत रिजल्ट निकल गया तो उस डिप्रेशन में आप कई काम होने वाले थे वो आपके खराब हो जाएंगे। और एक क्या नाम, वो ये उसका दोनों धर्मो रक्षित रक्षित में आ जाता है। कर्म फल का जो सिद्धांत है, कॉज एंड इफेक्ट, ये सृष्टि का मूल मंत्र है। किसी भी घटना का कोई न कोई कारण होता है, बगैर कारण के कोई भी घटना नहीं होती है। तो ये आगे भी काम आएगा। आगे हम इस सृष्टि की उत्पत्ति विनाश की तरफ जाएंगे ना, तब ये आपके काम आएगा। और एक क्या नाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके खैर आज तो इतना लंबा टॉपिक नहीं करेंगे, केवल अपने को क्षमताएं ही, मानव के शरीर की कितनी क्षमताएं हैं, आप उनको उसके किस पक्ष को अपने हित के लिए, अपने आश्रम के हिसाब से उसको उतना ही बढ़ाना चाहे आप बढ़ा सकते हैं। संन्यास आश्रम में पहुंच जाएंगे ना, तो वानप्रस्थ आश्रम में जो आपने सूचनाएं अपने कंप्यूटर में इकट्ठी की थी, वहां पर बैठ के फिर संन्यास आश्रम में भटकते नहीं लोग, क्या नाम है, ऋषियों के पास जाएंगे, सीखेंगे, वो सीखने वाला उसका चैप्टर खत्म है, फिर तो कंप्यूटर का उसका प्रोसेसिंग चलेगी, फाइनल रिजल्ट। तो वो जंगल में चले जाएंगे, वन में चले जाएंगे, कुछ लोग कुटिया बना के वहां रह जाते हैं, अपना ध्यान किया, वो ध्यान जो है ना उसका वो प्रोसेसिंग है उसके दिमाग की। कुछ
गुफाओं में चले जाएंगे, वहां पर अध्ययन करेंगे वो। और जब उनका परमात्मा से आत्म साथ हो जाता है तो वैसा कुछ नहीं बचा है, उस परमात्मा में लीन हो गए, पूरी तरीके से आत्मा लीन हो गई। अब ये जो शरीर है ना, ये मलबा बचा हुआ है, कच्चा है, ये इसका कोई उपयोग नहीं है। तो इसका जो भी सृष्टि के हिसाब से है ना, सर सृष्टि के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसके लिए जीव जीव से बोधनम ये भी एक ब्रह्म वाक्य है। संसार में जितने भी जीव हैं वो दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो निर्जीव चीज को खा के जिंदा रह सकता है। हाँ, टेबलेट्स वगैरह अपन लेते हैं तो एक बहुत ही छोटी किसी बीमारी के लिए, बैक्टीरिया वायरस इत्यादि को मारने के लिए होता है। वो भोजन नहीं है कि आपको वो आंतों में जाके पचता है तो फिर आपकी शरीर की जो ऊर्जा है खून बनता है या हड्डियां बनती है कुछ। तो जीव जीवस्य भोजनम, जो भी अपन अनाज वगैरह जो भी भक्षण करते हैं, फल फ्रूट इत्यादि, जो कुछ लोग मांस भी खाते हैं, मांस भक्षण उस स्थिति में बुरा नहीं है कि सर्वप्रथम तो एक कोई जो, क्योंकि जो मानव शरीर है ना, ये मूल रूप से बना ही शाकाहारी है। एक स्वाद के लिए अपन वो कर लेते हैं। सारे जीव नहीं है, सारे जीव 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 से भोजन का मतलब ये नहीं कि सारे जीव मांस खाते हैं। पेड़ पौधे फल फ्रूट इत्यादि ये सब जीव ही है, उनका भक्षण करो आप। लेकिन मांस भी जो खाते हैं ना, चाणक्य ने साफ लिखा है कि 25 साल तक आप है ना मांस भक्षण कर सकते हैं। केवल वही व्यक्ति करें जो शरीर स्वस्थ का काम करते हैं, पहलवानी में जबरदस्त बनना है या बहुत बड़ा योद्धा बनना है, उनको युद्ध के मैदान में घमासान मचाना है, वही मांस का भक्षण करें। बाकी सबके लिए शाकाहार है। नॉन जो कॉम्बैट है, जो मतलब शस्त्रों से 7 दिन का खिलवाड़ नहीं है, उन सब के लिए मांस भक्षण बंद है, नहीं करना चाहिए। तो आप लोग देख लो अपनी इच्छा अनुसार जिस प्रकार से भी आप करना चाहें। एक सेकंड टाइम देख लेता हूँ, अपन 40 मिनट का टारगेट लिया था, कितना हो गया भाई? चलो 5 मिनट में करते हैं समाप्त। तो मुझे लगता है काफी कुछ आपके समझ में आया है। टारगेट निर्धारण करो, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करो। जो भी आज की आपकी स्थिति है, इसका फायदा ही फायदा है। विद्यार्थी भी इस लेक्चर से सीख सकता है, वो बाकी ध्यान भटका के अपने पूरा अध्ययन में लगाएगा। गृहस्थी भी बाकी सब ध्यान वगैरह हटा के अपने गृहस्थ जीवन में सामंजस्य बनाकर अपना गृहस्थ जीवन कुछ पूर्ण करें। वानप्रस्थ आश्रम वाले हमारे जैसे हैं, उनके लिए अच्छी है, नई चीज मिली है कुछ देखने के लिए। और संन्यास आश्रम वालों को तो कुछ बताने की कुछ जरूरत ही नहीं है। तो इन तीनों आश्रमों के लिए तो जो लेक्चर है मुझे लगता है अच्छा है, तभी तो मैंने कहा चलो इस पर अपन चर्चा करते हैं। और तो ईश्वर आपको प्रसन्न रखे। और आदर्श जो आशीर्वाद है भगवान का वो यही है कि सतायु सारे आश्रम से आप अनुभव दे गुजरे, और क्या नाम, खुशी खुशी गुजरे, अच्छे स्वास्थ्य के साथ आपके चारों आश्रमों की यात्रा पूरी हो, और अंत में आप संन्यास आश्रम में ईश्वर के आत्मसात हो। और वानप्रस्थ आश्रम में आपको ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है, और संन्यास आश्रम में आप ईश्वर से आत्मसात होते हो, जिसको मोक्ष बोलते हैं। तो अभी ईश्वर से धीरे धीरे साक्षात्कार की तरफ मैं तो होता हूँ, लेकिन आप जिस भी आश्रम में उस हिसाब से आपके लिए फायदे की चीज है। और कुछ है भ्रांतियां कि वो क्या नाम, संन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, ब्रह्मचारी रह गए हमेशा के लिए, है ना, वो सब त्रुटिपूर्ण है। ये मेरा दावा नहीं है। अब जो अपने जो अवतार है ना वैष्णव संप्रदाय में, तो 14 किला रामचंद्र जी ने कभी संन्यास नहीं लिया था। पूरा जीवन चारों आश्रम फिर स्वेच्छा अपना शरीर का त्याग किया था चारों महीने सरयू नदी में। कृष्ण भगवान बिल्कुल साक्षात सभी पोते थे कृष्ण भगवान ने, जब वो देह त्याग किया था उन्होंने, तो उनका वो जो भील थे उसके तीर से उनका वध हुआ था, पैर में लगा था। तो कर्मफल सिद्धांत को वो बिल्कुल उन्होंने प्रतिपादित किया था। कभी मैंने धर्म की रक्षा के लिए कुछ मैंने अनैतिक काम किया तो उसका फल भुगत के जाऊंगा इसी कर्म के अंदर।
तो उन्होंने घटोत्कच को मरवाया था। इसी प्रकार से वो सॉरी उसको अश्वत्थामा को वो क्या नाम झूठा बोल दिए, क्या नाम कि भाई अश्वत्थामा हटो मरो वो कुंजरो, तो द्रोणाचार्य वो हो गया। एक वो अर्जुन वाला जो क्या वो था, वो अर्जुन को वो अग्नि स्नान करना था, वो किसको मारना था उसको, शाम तक वो जब नहीं मरा तो प्रतिज्ञा की थी। तो कृष्ण भगवान को पता था कि अर्जुन क्या नाम शाम तक ये नहीं मेरा, सूर्यास्त से पहले वो सामने वाली पार्टी का जो भी आदमी था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, देख लेगा, वो नहीं मेरेगा ये तो चिता जला के भस्म हो जाएगा। तो इसको उसने प्रतिज्ञा कर रखी, तो प्रतिज्ञा भी तो इस भगवान ने जैसे वो 4 साढ़े 4 बजे का सब उस टाइम अपने उन्होंने सम्मोहित कर दिया पूरी दोनों की फौजों को, और उन्होंने घोषणा करवा दी युधिष्ठिर के द्वारा, युधिष्ठिर घोषणा कर दो अश्वत्थामा तो मरो व कुंजरो। तो उसका अर्थ ये था कि भी युधिष्ठिर कह रहे अभी अश्वत्थामा मर गया है, अब वो मानव है या कुंजर यानी हाथी है, उसके मतलब उसके आगे मतलब वो शंख बजा दिया कृष्ण भगवान ने, तो वो बात क्या है कि लोगों को सुनाई नहीं दी, जिससे सबके ये हो गया भी अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। अश्वत्थामा मरते ही द्रोणाचार्य बेटा गुजर गया, तो बड़े बड़े के हथियार घुटने टूट जाते हैं, वो हथियार छोड़ के घुटनों के बल बैठे विलाप करने लगे। उस वक्त फिर कृष्ण भगवान ने इशारा किया, अर्जुन ने फिर द्रोणाचार्य को वहां पर उसका वध किया। वरना द्रोणाचार्य तो उनके गुरु थे, वो सारे पूरी फौज को ही समेट रहे थे पांडवों की। तो कृष्ण भगवान ने कहा ये तो मार देगा, मतलब आज शाम को उतर देगा फौज को। और बाद में क्या नाम है वो आ गया, क्या नाम अश्वत्थामा वहां पर, तो द्रोणाचार्य के वध के लिए वो झूठ बोलना गया। चलो इसी के साथ एक आप प्रश्न नहीं भी, आपका कोई कमेंट नहीं है प्रश्न में, ये तो पुराने जो कोई प्रश्न लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, कोई फोन कॉल पर जो मित्र बोलता है उसके हिसाब से मैं टॉपिक लेके चल रहा हूँ। तो आप कमेंट करो ताकि मुझे को फीडबैक मिलता रहे। लगता है वीडियो कुछ ज्यादा हो गया। ओके, राधे राधे, और राधे रानी आपको पसंद रखे। और थोड़ा आपको हिंट दिया तभी राधे रानी का जो इष्ट है अपना, तो उसके बारे में बात करेंगे जिस दिन इसका टॉपिक आएगा। वृंदावन चलेंगे कृष्ण भगवान और कृष्ण की जो पूरी भागवत कथा की जो अपन करेंगे ना व्याख्या वैज्ञानिक, उस दिन राधा रानी का आएगा। राधा रानी मेरा इष्ट भी है, कृष्ण भगवान से भी कुछ पार्ट उनका बहुत जबरदस्त शक्तिशाली था। कृष्ण भगवान को तो मोर बना दिया था राधा रानी के नाचो, और तरह तरह के नाटक स्त्रियों के कपड़े पहना देते थे कि जाएगा कहाँ भाग के, इतनी जबरदस्त उनका भक्ति भाव के लोग प्रेम भाव तो सखा के रूप में। चलो आगे की बातें। ओके, राधे राधे, धन्यवाद।